गुड इवनिंग। महाराष्ट्र पक्षी मित्र के आज के वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार का जो टॉपिक है वो है फेदर्स लाइब्रेरी। जरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के स्पीकर जो है ईशा मैडम, उनका परिचय तो बाद में चेतना मैडम आज के जो वेबिनार के कोऑर्डिनेटर है वो देंगी। उसके पहले मैं थोड़ा महाराष्ट्र पक्षी मित्र के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र पक्षी मित्र ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र में 42 ईयर्स से वर्क कर रही है और महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट से करीबन 1500 मेंबर आज हमारे महाराष्ट्र पक्षी मित्र के हैं। और महाराष्ट्र पक्षी मित्र का हर साल सम्मेलन यानी बर्ड वॉचर्स मीट अलग अलग जगह पे होता है और महाराष्ट्र पक्षी मित्र का एक न्यूज लेटर भी है, सभी मेंबर को जाता है। कंजर्वेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऐसे अलग अलग एक्टिविटी महाराष्ट्र पक्षी मित्र के थ्रू हम करते हैं। और ये 42 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी विदाउट एनी गवर्नमेंट फंडिंग चल रही है और सभी मेंबर के सपोर्ट पे एक काम चल रहा है। तो मैं फिर से सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। स्पेशली आज के जो स्पीकर है ईशा मैडम, उनका भी स्वागत करता हूँ। आज के वेबिनार के कोऑर्डिनेटर चेतना मैडम, अमेरिका से जो ज्वाइन हुए हैं सर, और डॉक्टर हमारे मार्गदर्शक पिंपलापुरे सर, चौधरी सर, राहुल बंजारी एंड ऑल। आई वेलकम अनिल माली सर भी ज्वाइन हो गए अभी। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और चेतना मैडम को बोलता हूँ कि आप स्पीकर का इंट्रोड्यूस कीजिए और आज के टॉपिक के बारे में कुछ बताइए। चेतना मैडम, ओव्हर टू यू। थँक्यू सर. येस, थँक्यू सर. मी सर्वप्रथम सर्व पक्षी प्रेमींचे महाराष्ट्र पक्षी मित्र वेबिनार सिरीज 3 साठी सर्वांचे स्वागत करते आणि आजच्या आपल्या वेबिनार नंबर 6 साठी आपल्याला जे स्पीकर आहे ते आहे मिस ईशा मुंशी. यांचा परिचय द्यायचा म्हणजे एकदम तरुण उभरतं व्यक्तिमत्व ज्यांनी एक नवीन कन्सेप्ट समोर आणला, फिदर लायब्ररी. बाय प्रोफेशन शी इज अ आर्किटेक्चरच्या करिअरमध्ये आपले 10 ते 15 वर्ष घालवल्यानंतर अचानक एका छोट्याशा इन्सिडेंट नंतर घरात पडलेल्या सिल्वर बीचच्या छोट्याशा पंखापासून सुरुवात झाली आणि तिथून सुरुवात झाली फिदर लायब्ररीची. फिदर बद्दल क्युरिओसिटी असणाऱ्या मिस ईशा मुंशीने नवीन कन्सेप्ट आणला, तो म्हणजे जर आपण सर्व फिदर्स एकत्र केले, कम्पेअर केले आणि त्यावरून पक्ष्यांचे आयडेंटिफिकेशन किंवा पक्ष्यांचं नवीन विश्व जर लोकांना बघता आलं तर, आणि याच विचाराने सुरुवात झाली त्यांची फिदर लायब्ररीची. एवढंच नाही तर फिदर लायब्ररी सोबतच ईशा मुंशी बेसिकली बर्डर आहे, सिटीजन सायंटिस्ट आहे आणि त्यांचं बर्डिंग वरती बरेच चाललेलं आहे. एवढंच नाही तर बर्ड सॉंगचे रेकॉर्डिंग सुद्धा ई बर्डच्या लायब्ररीज मध्ये त्यांचे बेस्ट लिस्टेड मध्ये आलेले आहे. आणि त्यातच सध्या प्रेझेंटली शी इज वर्किंग ॲज अ क्युरेटर ॲट बँगलोर. तर अशा या आपल्या तरुण व्यक्तिमत्व आज आपल्यासोबत आहे आणि त्यांनी स्वतः जो इनिशिएटिव्ह केला फिदर लायब्ररीचा, त्याबद्दल आज आणखी आपल्यासोबत ते शेअर करणार आहे, त्याबद्दल माहिती आपल्याला सांगणार आहे. तर मी त्यांचे स्वागत करते आणि ईशा मुंशी मॅम, तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करू शकता. थँक्यू सो मच. हेलो एवरीवन. जैसे इन्होंने बताया, बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ. कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा नया करने का चांस मिलेगा, पर पिछले 10 साल से मैं बर्ड वॉचिंग में हूँ. तो मुझे लगा कि हम लोग बर्ड्स देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा जानते हैं. मुझे लगा कि हम साइंस को वापस क्या दे सकते हैं, एंड वो विचार से बेसिकली फेदर लाइब्रेरी शुरू हुआ. तो आई विल जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन नाउ. सो अ लिटिल अबाउट मी. जसं मी सांगितलं, जैसा मैंने बोला कि बाय एजुकेशन आई एम एन आर्किटेक्ट. आई प्रैक्टिस आर्किटेक्चर फॉर 15 years.
10 से ज्यादा साल से मैं बर्ड वॉचिंग में हूँ और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैंने 1072 स्पीशीज अब तक देख लिया है, सो बेसिकली पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ। जितना ज्यादा जानने को मिला उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा, और एक बर्ड से लेके 10 बर्ड से लेके 100 बर्ड से लेके 1000 बर्ड तक, मैं हमेशा बोलती हूँ, सबको कहती हूँ कि आई ब्रीथ बर्ड्स। मैं जब सांस लेती हूँ तो वो बर्ड्स के साथ होता है। सो 24 आवर्स आई थिंक अबाउट बर्ड्स, आई ब्रीथ बर्ड्स। उससे के रिगार्डिंग मैंने साउंड रिकॉर्डिंग का कोर्स किया। मैं मर्लिन ऐप की साउंड एनोटेटर हुई। So that is one other part of me which is so I always say that I have a split personality. एक बर्ड वॉचर है और एक डेड बर्ड्स के साथ काम करता है, तो वो दो अलग आइडेंटिटी है। तो मैं दोनों में जितना हो सके उतना देने का ट्राई करती रहती हूँ। मैं बताऊंगी आगे प्रेजेंटेशन में फेदर लाइब्रेरी की शुरुआत कैसे हुई, बट यस, आई एम द फाउंडर ऑफ फेदर लाइब्रेरी। और फेदर लाइब्रेरी का जब लॉन्च हुआ उसके बाद मुझे ये भी ठीक से करना था, बिकॉज ये आर्ट अभी इंडिया में नहीं है टू सेव द स्पेसिमेंस, म्यूजियम स्पेसिमेंस, नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेंस, जिसका वैल्यू लंदन म्यूजियम में या अमेरिकन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में शायद बहुत ज्यादा है, अपने यहाँ इंडिया में है उससे ज्यादा। तो मुझे ये सीखना था कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे ढंग से सीख के फिर आगे उसमें अच्छी तरह से करना है। और उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि उसका क्या फर्क पड़ा। But I went to Cornell Lab of Ornithology. I did a workshop for 2 weeks. I learned how to make museum specimens, bird round skin specimens, extended wing specimens, and I got certified in that. And then I came back, and my idea is to create a feather library which is only for feathers for Indian birds, because that data is nowhere there. हम सब जानते हैं, थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं हम लोग अलग अलग बर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये वुडपेकर है, ये बैबलर है, ये पैरट बिल है, ये पिट्टा है, ये बटन क्वेल है, ये स्पैरो है? कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो हम लोग अब बोल सकते हैं एक एक करके? कौन से फीचर्स? फेदर कलर्स, फेदर्स के कलर, फेदर्स के कलर्स, ओके। साइज एंड शेप, साइज एंड शेप, परफेक्ट। और मे बी साउंड, कॉल। हाँ, दैट इज नेक्स्ट लेवल, बट हाँ, यू आर राइट। हाँ, पर ये बीक मैम, बीक के हिसाब से मैम, बीक के हिसाब से, यस, यू आर राइट। और size of the wings, habitat मैम, leg colors, leg size, overall size, shape habitat, is different for all the different species, and we all know that, right? अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि क्रीम कलर्ड कर्सर और इंडियन कर्सर, इसमें इसको आप अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे कर देंगे कि ये दो अलग स्पीशीज है और एक स्पीशीज नहीं है? कलर के हिसाब से, कलर के हिसाब से, यस। आगे जाएंगे तो जेनेटिकली, हम लोग वहां तक नहीं जा रहे हैं। देख के हम वी आर बर्ड वॉचर्स, तो देख के इसका तो बीक भी सेम है, कलर पैर के कलर भी सेम है,
आंखें भी सेम है, ओवरऑल साइज एंड शेप भी सेम है, तो वो क्या एक चीज है जैसे जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं? बिहेवियर और हैबिटेट। ओके, और अगर ये फोटोज देख के बताना है तो Color of the bird. Feather. कलर ऑफ द, राइट, दैट इज द ओनली वे। फोटो देख के हम लोग बर्ड का कलर देखते हैं, बर्ड की पैटर्न देखते हैं, और उससे हम लोग स्पीशीज आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अगर फेदर्स निकाल दिए तो कोई भी बर्ड ऐसा दिखेगा, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई डेफिनेटली नहीं कर सकते देख के कि ये कौन सा स्पीशीज है। मुझे भी नहीं पता ये कौन सा स्पीशीज है। तो मेरा पॉइंट इधर ये है कि फेदर्स आर व्हाट मेक्स अ बर्ड। जो भी बर्ड का डेफिनेशन होता है वो फेदर्स है। जैसे सालिम अली कहते थे कि बर्ड्स आर फेदर्ड बाइपेड्स, सो फेदर वाले, दो टांग वाली जो भी है वो चिड़िया है, ठीक है। और एक चीज, पूरे एनिमल किंगडम में बहुत सारे अलग अलग एनिमल ग्रुप्स, आई एम नॉट आइसोलेटिंग देम, बट बहुत सारे एनिमल ग्रुप्स वो एग्स ले करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, किसी की अलग टाइप की बीक भी होती है, पैर भी होते हैं। फेदर्स आर द ओनली थिंग विच इज यूनिकली एवियन, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ बर्ड का है। बाकी का सब कुछ एनिमल किंगडम में अलग अलग पक्षी प्राणियों में हम लोग देख सकते हैं, सांप है, फ्रॉग है, इंसेक्ट्स है, सब कुछ है। फेदर्स ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बर्ड्स में है और किसी और में नहीं। So only feathers are theirs alone, and that's why this emphasis on feathers, that if you are a bird watcher, अगर आप बर्ड वॉचिंग करते हैं तो feathers are important as anything else, because that is what makes a bird a bird. दूसरी बात, हम सब ने ये किया होगा, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, जमीन पे फेदर पड़ा हुआ है, किसने किसने उठा के देखा है, किसने किसने झुक के वो फेदर उठा के हाथ में पकड़ के ऐसा आई एम श्योर हम सब ने किया है। मैं तो आज भी करता हूँ। हाँ, सब लोग आज भी करते हैं, दैट इज लाइक ह्यूमन नेचर, ठीक है। एंड दैट इज माय पॉइंट कि फेदर्स इंसानों के साथ इतने कनेक्टेड है, वी आर सो अटैच्ड विथ इट, एंड वी ऑलवेज नो दैट दिस हैज कम फ्रॉम अ बर्ड, सो वी ऑलवेज पिक अप। हम सबका एक प्राइवेट छोटा सा कलेक्शन होगा फेदर्स का, कहीं पे पड़ा हुआ उठाया होगा और फिर एक जगह पे हम लोग सेव करते होंगे, किसी ने बुक बनाया होगा, किसी ने डिस्प्ले में रखा होगा। और बर्डर है नहीं है, बर्ड वॉचिंग करते हैं नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान ये चीज करता है, मैंने देखा है, उसको कुछ पता नहीं होगा बर्ड्स के बारे में, फिर भी वो फेदर उठा के देखेगा। द इंट्रिकेसी ऑफ फेदर्स हैज ऑलवेज हमारे में वो क्यूरियोसिटी जगाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वो क्यूरियोसिटी भी जिंदा रहे। तो उसी की वजह से आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ फेदर लाइब्रेरी, which is a simple online library of feathers. ऑनलाइन इसलिए ताकि सब लोग देख सके। आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे म्यूजियम कलेक्शंस है और जनरली क्या क्या होता है, पर आज के जमाने में, डिजिटल जमाने में, जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी ऑनलाइन क्यों नहीं,
हम लोग किंडल पे बुक पढ़ते हैं, स्पेसिमेन ऑनलाइन क्यों नहीं? ये एक चीज है जो किसी भी म्यूजियम ने कंप्लीट नहीं की है आज तक, कि ऑनलाइन लाइब्रेरी हो, कि जिस जिस जो भी चाहे वो जाके तभी के तभी जाके देख सके, जब भी कोई क्यूरियोसिटी हुआ सर्च किया और देख सकते हैं. सो दैट वाज माय मेन आइडिया कि मुझे फेदर लाइब्रेरी चालू करना है और मुझे ऑनलाइन रखना है, फ्री फॉर ऑल रखना है, जिसको भी इंटरेस्ट है सब कोई देख सकता है. ओके, सॉरी. अभी हम सब तो बर्ड वॉचर्स हैं. ये सब जो टर्म्स है, क्राउन है, सुपरसिलियम है, ईयर कवर्ट्स है, नेप है, जो बर्ड्स के नाम में हम लोग बहुत बार यूज करते हैं. ब्लैक नेप मोनार्क, क्योंकि उसके माथे पे टोपी होता है ब्लैक कलर का. रूफस टेल्ड लार्क, क्योंकि उसका टेल रूफस कलर का है. रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर, क्योंकि उसका ब्रेस्ट इज red or whatever that color is. It's not red, but some color of red. Throat. All these are frequently used names in birding world. इसमें से ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आई होप डॉक्टर राजू कसाम्बे इज देयर to see this. Maybe he has joined now. Thank you, sir, for this wonderful image to explain. So, इस इमेज में अगर हम देखें तो बीक और लेग्स को छोड़ के बाकी के जो ये सारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब फेदर्स से बने हुए हैं. और वो अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के फेदर्स है. सो बेसिकली बीक, आईज, लेग्स, इसमें अगर ये इमेज में देखें तो बीक, आईज और सब कुछ फेदर्स है. और वो कितने फेदर्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. हर एक बर्ड में थाउजेंड्स ऑफ फेदर्स होते हैं. सबसे छोटा बर्ड दुनिया का बी हमिंग बर्ड. क्या कोई गेस कर सकता है कि ये इतना छोटा है, इतना है? अगर आप देख सकते हैं मुझे तो इसमें कितने फेदर्स होंगे ये बर्ड में? More than 1,000. हाँ? More than 1,000. Okay. Don't know exactly. Okay, so bee hummingbird is around 1,000 feathers. Just imagine 1,000 feathers on this smallest bird in the world. Trumpeter swan, one of the bigger birds. इसमें कितने feathers होंगे? Maybe same. Around Same. 1,000. Anyone else? More than 1,000. हाँ, what is more than 1,000? More than 1,000 तो इस छोटे से वर्ड में है. one figure, anything? More than 1 lakhs? No, that is too much. But yeah, 1,000 to 1 lakh is just too much. But the one of the bigger birds, one of the largest feathers, one of the largest numbers of feathers in bird is around 25 feathers, 25,000 feathers. So 25,000 feathers in one single bird. One bird. Different types of feathers. So just imagine what a undiscovered part that is. हम लोग बर्ड्स को देखते हैं तो हम लोग ये सोचते ही नहीं है
तो जो भी बर्ड्स हम लोग देख रहे हैं वो 1000 और 25,000 के बीच के स्पेक्ट्रम में है. हम लोग कभी बर्ड्स को ऐसे देखते ही नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 25,000 इंडिविजुअल फेदर्स इन वन पर्टिकुलर स्पेसिमेन. सो फेदर्स का इतना इंपॉर्टेंट है. From the outer feathers what we see to keep them warm, to some beautiful traits which they show like crest or words of paradise के बारे में सबको पता है. All those are feathers. It's a whole new world in itself which is waiting to be dug out. And I thought that I'll start somewhere. So let's talk about the types of feathers which are there in a bird. First feather. ये कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या कौन सा फेदर होगा? विंग फेदर. विंग फेदर. परफेक्ट. ये Tail feather. perfect, which is called, both of these, wing feather and tail feather together are called as flight feathers, जिसकी वजह से birds उड़ सकते हैं. Simply put, ठीक है, अगर wing नहीं है और tail नहीं है तो bird उड़ नहीं सकते. So that's why they are called flight feathers. ये पता है किसी को? किसी ने feathers का कुछ देखा हो, कुछ किया हो? बॉडी फेदर. बॉडी फेदर, यस, जिसका टेक्निकल नाम है कंटूर फेदर्स. मैं बताऊंगी क्यों. ये हम सबने वो पिजन का वो सॉफ्ट एंड माउ फेदर उड़ते हुए देखा है. यू नो, वी ऑल सी दोज स्मॉल थिंग्स. उसको क्या कहते हैं? कैन एनीवन टेल मी? डाउन feather. Barbs, ma'am, barbs. Down feather. The feather is called a down feather. And both of these combined makes body feathers. There is a very interesting analogy which I like to give for this, is that अपने डाउन जैकेट का कोट पहनते हैं ना, तो उसके अंदर डाउन फेदर्स होते हैं जो इंसुलेशन का काम करते हैं, जो हमको गर्मी देते हैं. और उसका जो ऊपर का कपड़ा होता है उसका काम कंटूर फेदर्स करता है, जो बॉडी को शेप करता है. आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. ओके, ये कौन सा टाइप का फेदर है, कोई बता सकता है? ये भी फेदर है. ब्रिस्टल है क्या मैम? हाँ, ब्रिसल है. कॉपर स्मिथ बार्बेट में हम सब ने देखा होगा, आउल्स में, नाइट जार्स में. और एक हिडन फेदर है हर एक बर्ड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे छोटा फेदर है, जो आई डोंट नो इफ एनीवन वुड नो दिस, बट यू कैन गेस इफ समवन. Ma'am, it's Stilo plume. Yes, and these both are the sensory feathers. जैसे हमारे नर्व्स काम करते हैं, ये feathers are connected to the nervous system of the bird, और वो ब्रेन को ऑर्डर्स देते हैं. इसके बारे में हम लोग डिटेल में हर एक टाइप के बारे में बात करेंगे. उससे पहले टॉक को थोड़ा बोरिंग, लेस बोरिंग और थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए, सबको ये दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ सबको? Yeah, it's owl feather. Yes. Yes, it's a wing of an owl. So this is a whole wing of an owl, right? Yeah. So flight feathers, which has the wings and tail. Wings, tail, ये सब हम लोग
रूटीन में बात करते हैं. आई डोंट थिंक दिस नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड. इन केस एनीवन हैज एनी questions about it which we can talk about later. Body feathers. जैसा कि मैंने बोला, हर एक बर्ड में अंदर बॉडी फेदर होता है, उसके बाहर कंटूर फेदर का कोट होता है, और उसकी वजह से ये जो शेप है बर्ड का, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये सारे शेप्स कंटूर फेदर्स की वजह से वो जगह पे रहते हैं. वरना डाउन फेदर्स बहुत ही फ्लफी होते हैं, जो न्यूली हैच चिक्स में होते हैं, जो उनको गर्म रखते हैं. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक टाइप्स. सेंसरी फेदर्स, जैसे कि नाइट जार में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रिसल्स है. जो कैट्स में जो विस्कर्स होते हैं, जो सेंसरी होते हैं, वो सेम काम करते हैं. और ये जो फेदर है, ये टेल है बाय द वे. ये स्पेसिमेन कॉर्नेल में है, जो हम लोगों ने बनाया था फाइलोप्लूम के लिए. फाइलोप्लूम को देखना बहुत ही डिफिकल्ट है. मतलब मेरे पास इतने सारे स्पेसिमेन है, मुझे उसका स्पेसिमेन बनाना पड़ता है अगर मुझे उसको देखना है तो. जैसे कि बर्ड मोल्ट करता है या बर्ड का फेदर गिर जाता है, बर्ड को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये फेदर मिसिंग है? तो हर एक फ्लाइट फेदर के आजू बाजू ये बाल से भी छोटे फाइलोप्लूम फेदर्स होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं स्किन के साथ, जो ब्रेन को कमांड देते हैं कि ये फेदर यहाँ पे मिसिंग है, तो आप यहाँ पे प्रोटीन भेजो और यहाँ पे नया फेदर उगाओ. ठीक है. इंडिया के किसी भी बर्ड का फाइलोप्लूम का डिटेल्स हमको नहीं पता अभी तक. मैं काम कर रही हूं पर अभी तक नहीं पता. वी डोंट नो व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ इट, व्हाट आर द, और हर एक चीज हर एक बर्ड के लिए अलग अलग होती है. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द फ्लाइट फेदर्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फ्लाइट फेदर्स होंगे हर एक बर्ड में. वो बदलते रहते हैं स्पीशीज वाइज. हर एक स्पीशीज के विंग फेदर्स, टेल फेदर्स अलग अलग होते हैं. कलरेशन वाइज तो होते ही है, पर क्या कोई मुझे बता सकता है ये किसका टेल फेदर होगा? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है. नाइट जार? नहीं. ओ, मैंने डार्क पहना है, सॉरी. वाइटल्स बोलो. Yes. So, all these are the n number of variations which we have. For example, I don't know if you can see this. Can you see it? Yes. This individual feather. So, this is the last feather. जिसका जो सेंट्रल शाफ्ट है वो लंबा होके वायर बनता है. तो ये बात हुई वायर टेल स्वॉलो की. ठीक है, जो एक अलग ही टेल फेदर का स्पेसिमेन है. ये विंग मैंने दिखाया. इधर आपको ये डार्क बैकग्राउंड में अच्छा रहेगा. ये दिख रहा है यहाँ पे? यस. मेरी उंगली है वहां पे. यस दिख रहा है. हाँ. तो ये सेरेशंस क्यों होते हैं? Reduce sound. To reduce sound. Owls are soundless. They have soundless flight, right? So they cut the sound. So पहले 3 फेदर में जहां जहां भी ये फेदर्स हवा को टच होंगे, वहां पे ऐसे सेरेशंस होते हैं. So ये
जैसे कि मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ. These are the primary feathers of the same owl, Indian eagle owl. ओके, जो मैंने निकाल के एक लाइन में रखा है. अगर आप देख सकते हैं, जो आउटर मोस्ट प्राइमरी है उसमें सबसे ज्यादा सेरेशंस है. फिर ये जो नंबर 2 का है उसमें सिर्फ नहीं दिखाई देगा, पर उसमें मैं बताती हूं यहां से यहां तक सेरेशंस है. और जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे सेरेशंस कम होते जाएंगे. तो बेसिकली ये जब विंग, और ये बहुत ही सॉफ्ट है बिकॉज आउल का फेदर है, तो ये विंग अगर आप, ये तो इसकी वजह से हो रहा है, पर अगर आउल अगर ये विंग करता है ऐसे तो उसका कोई साउंड नहीं आएगा. ये सारे फ्लाइट फेदर्स के अलग अलग टाइप्स है. ऑफ कोर्स देयर आर कलर्स, देयर आर मैं आपको ज्यादातर विंग दिखाऊंगी क्योंकि इट्स इजियर. ये किसका विंग होगा? पिट्टा. इंडियन पिट्टा. यस, परफेक्ट. सो ये जो फेदर्स है, ये जो पैच है, ये जो यहाँ पे पैटर्न है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर है, जो जब बर्ड का विंग बंद होता है तब हमको नहीं दिखता है. वी सी द पिट्टा कलर एज येलो एंड रेड एंड ऑरेंजिश रेड एंड those things, right? We know the back is greenish, sides are blue, but ये हम लोग अगर बर्ड को फ्लाइट में फोटोग्राफ किया तो शायद हम लोग ये पैटर्न देख सकते हैं. और ये पैटर्न शायद हम लोग कभी नहीं देख सकते, जो है अगर आप उसी विंग को अगर आप एक एक फेदर आप अलग करते हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न विच द बर्ड फॉलोज. जैसे कि द वाइट जो है, तो हम लोग जब आइसोलेटेड फेदर देखते हैं ना तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं. ये देख के किसी को हम लोग गैस नहीं कर सकते कभी भी कि ये पिट्टा का फेदर हो सकता है, क्योंकि अब हम जब पिट्टा सोचते हैं तो हम लोग येलो कलर का बर्ड सोचते हैं. सो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लाइट फेदर्स, कि ये इंडिविजुअल फेदर्स का जो डिटेल्स है, पैटर्न्स है, आगे से पीछे से, ये प्राइमरीज थे, ये सेकेंडरीज हैं जिसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर बढ़ रहा है. जैसे जैसे फेदर आगे जा रहा है वैसे वैसे ब्लू कलर बढ़ रहा है. दिखाई दे रहा है ना ठीक से? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे बोलना, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. नहीं, यस, दिखाई दे रहा है. हाँ. सो ये जो चीजें हैं जो जनरली म्यूजियम स्पेसिमेंस में हमको नहीं दिखती. दिस इज अ फोटो ऑफ अ ड्रॉअर टेकन एट कॉर्नल, जो सारे म्यूजियम्स में जैसे होता है कि बर्ड का स्किन होता है, राउंड स्किन होता है जिसमें विंग्स पीछे फोल्डेड होते हैं, टेल बंद होता है, और वैसे ही उसको सुखा के ड्रॉअर में रखा जाता है. दिस टेक्निक वाज वेरी गुड व्हेन द बर्ड्स वर बीइंग डिस्कवर्ड. जब नए नए स्पीशीज बन रहे थे, आइडेंटिफाई हो रहे थे, तब ये टेक्निक बहुत अच्छा था, क्योंकि तब हम लोग इसको ही देख के द साइंटिस्ट कुड डू द स्पीशिएशन. पर इसमें ये टेक्निक में बहुत सारे डिटेल्स जो है वो लूज हो रहे हैं, स्पेशली अबाउट द फ्लाइट फेदर्स, जो कि बर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमारे यहाँ पे भी जो कलेक्शंस है
ज्यादातर सब ऐसे ही है, जिसमें आपको बॉडी पूरा दिखेगा, जैसे कि पर्च बर्ड में दिखता है, बॉडी पूरा दिखता है, बट वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन अंडर कवर्ट्स और अंडर द विंग, और all those details. So now I think हम लोग जब मैं कॉर्नेल में थी तब हम लोग यही बात कर रहे थे कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ चेंज इन द टाइप ऑफ स्पेसिमेंस विच वी क्रिएट, और इसीलिए फेदर लाइब्रेरी was a good initiative to start for Indian birds. मैं आपको जस्ट एक जिसको नहीं पता उसके लिए, आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता है, पर ये सिल्वर बिल का सबसे पहला प्राइमरी है, मतलब सबसे बाहर का, ये वाला सिल्वर बिल का। मेरे घर पे कैट्स है, और लॉकडाउन था, और पिजन्स आते रहते हैं, तो मैंने 4 लेयर के बर्ड नेट्स लगाए हैं, मेरी कैट्स की सेफ्टी के लिए और पिजन्स की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो अदरवाइज मैस होता है। आई थिंक महाराष्ट्र में तो आप सबको पता ही है, बट लॉकडाउन में एक सिल्वर बिल वहां पे बाजू में पेड़ है, तो एक सिल्वर बिल का पैर आता था, एंड वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग देयर इन द बालकनी, और एक सिल्वर बिल वो 1 by 1 का 1 इंच by 1 इंच का छोटा सा स्क्वायर के अंदर आ गया, और मेरी कैट ट्राई टू अटैक इट। तो मैंने सिल्वर बिल को पकड़ा और उसको बर्ड नेट में से बाहर रिलीज कर दिया, तो सिल्वर बिल वाज रेस्क्यूड। बट वो डर की वजह से उसने कुछ, मैंने जहां से उसको पकड़ा था वो फेदर्स उसने निकाल दिया। बर्ड्स डू दैट, डर की वजह से, प्रेडेशन की वजह से। जब हम लोग हाथ में बर्ड्स, लाइव बर्ड्स हैंडल करते हैं, तब वो फेदर्स निकाल सकते हैं। जैसे लिजर्ड, पाल अपना टेल निकाल देती है, वैसे फेदर बर्ड्स अपने फ्लाइट फेदर्स निकाल सकते हैं और वो उड़ जाते हैं। ये फेदर जो इधर फोटो में है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इट इज एक्चुअली द साइज ऑफ माई लिटिल फिंगर, जो इतना है। और हमने ये देखा फेदर, ओके, और पीकॉक फेदर्स वी ऑल नो, राइट। तो मेरे मन में क्वेश्चन हुआ कि मुझे अगर फेदर डिटेल्स देखना है, ये पूरे स्पेक्ट्रम में, छोटे से छोटे फेदर से लेके बड़े से बड़ा फेदर, इंडियन बर्ड्स के लिए ऑफ कोर्स, तो कहाँ देख सकते हैं? और मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। एक वेबसाइट था जो अमेरिकन बर्ड्स के लिए था, जो मेरे काम का नहीं है। एक वेबसाइट था जो यूरेशियन बर्ड्स के लिए था, जिसमें कुछ इंडियन बर्ड्स है, पर वो जैसे अपने एक एक फेदर्स कलेक्ट करते हैं, वैसे कलेक्शन से बनाया गया था, तो जिसमें बार हेडेड गूस के 3 फेदर्स थे, तो वो भी पूरा कलेक्शन नहीं था। यूरोपियन बर्ड्स काफी थे, जो जिसका पूरा प्लेट बन सकता है, पर काफी सारे इंडियन बर्ड्स इनकम्प्लीट थे, क्योंकि जैसे जैसे मिला होगा वैसे वैसे उन्होंने वो कलेक्शन बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू अ फेदर लाइब्रेरी, जिसमें वी ओनली टॉक अबाउट द फ्लाइट फेदर्स। The focus is only on flight feathers and not on the body feathers, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन जो ऐसी है जो हमको इजीली नहीं मिलती है। So, जो मैंने पिट्टा का आपको स्पेसिमेन दिखाया, वो सेम इसी का फोटो, इसी का प्लेट है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। So the idea was to have one wing fully extended and एक विंग में से कवर्ड्स को रख के बाकी के फेदर्स इंडिविजुअली रखने के, और टेल फेदर्स भी इंडिविजुअली स्टडी करने के। और हर एक फेदर
is individually clicked and is clicked at a macro level. And now I'm working on a microscopic level. जिसने फेदर लाइब्रेरी नहीं देखा है, प्लीज अलाउ मी टू वॉक यू थ्रू इट. ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ना? यस यस. Yes, yes, it is visible. और अगर आप लाइब्रेरी पे जाएंगे, featherlibrary.com, इट्स अ वेरी सिंपल नेम. अगर आप लाइब्रेरी पे जाएंगे तो जो भी बर्ड्स अवेलेबल है वो सब यहाँ पे दिखेंगे आपको. जैसे कि आप रोजरिंग पैराकिट ले लीजिए, तो उसके 4 स्पेसिमेंस है. मेल है, फीमेल है, मेल है, फीमेल है. आप किसी भी स्पेसिमेन पे क्लिक कीजिए. हर एक बर्ड का कॉमन नेम, कौन सा स्पेसिमेन नंबर है, उसका सब स्पीशीज कौन सा है, तो इंडिया के कौन से पार्ट में से, अगर जहां पे सब स्पीशीज मैटर करता है, और व्हाट इज द बर्ड एज, सो एडल्ट है, जुवेनाइल है, कैसे है, वो सब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले है. उसके बाद देर आर डिटेल्स लाइक द सब स्पीशीज, सो साइंटिफिक नेम, ईच बर्ड हैज गिवन अ यूनिक आईडी. और बर्ड को अगर डीफेदर कर दिया तो जो डायमेंशन हम लोग बाद में नहीं ले सकते, जो डायमेंशन शायद इसमें पॉसिबल है, जैसे कि बीक टू टेल लेंथ, इसमें भी जो पॉसिबल नहीं है, विंग स्पैन, हम लोग खोल नहीं सकते इसको, तो इसमें भी विंग स्पैन इज नॉट पॉसिबल. वन विंग डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल. सो बॉडी लेंथ, बीक टू टेल, प्राइमरी प्रोजेक्शन. सो प्राइमरी प्रोजेक्शन इज, मैं आई डोंट थिंक मैं दिखा सकती हूँ, पर आई ट्राई. हाँ, जो ऐसे विंग बंद करते हैं, तो यहां से यहां तक का क्या डिमेंशन है, वो बहुत सारी स्पीशीज में इट्स अ आइडेंटिफिकेशन फीचर बाय द वे. वॉबलर्स में, बहुत सारे में. और विंग टू टेल रेशियो, तो जब बर्ड ऐसा होता है तो विंग टिप से टेल टिप का क्या डिमेंशन है, दैट इज ऑल्सो अ बर्ड आइडेंटिफिकेशन फीचर. ये हो गया ओवरऑल डिमेंशन. उसके साथ बर्ड कौन सी डेट पे, व्हाट वाज द डेट ऑफ डेथ, व्हाट वाज द जेंडर ऑफ द बर्ड, व्हाट वाज द सेक्स ऑफ द बर्ड, लोकेशन वेयर द बर्ड वाज फाउंड, एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डेथ, which is very important when you are dealing with dead birds for conservation purpose. जैसे कि इसके राइट विंग में फ्रैक्चर था, दैट मीन्स कि वो इम्पैक्ट हुआ है कहीं पे, तो उसको इम्पैक्ट हुआ है जिसकी वजह से उसको राइट विंग में फ्रैक्चर था. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि फैन हिट होता है, व्हीक्यूलर हिट होता है, रोड किल होता है. तो इससे हम लोग एक डेटा सेट तैयार कर सकते हैं जस्ट बाय द रीजन ऑफ डेथ, कि इतने बर्ड्स में से कितने बर्ड्स पॉइजन से मरते हैं, पेस्टिसाइड्स के. फेदर लाइब्रेरी में देयर आर स्पेसिमेंस ऑफ ग्रे लेग गूस, जो पॉइजन था, जो राइस पैडी फील्ड में फीड कर रहा था, और इट वाज पेस्टिसाइड्स एंड इट कुड नॉट सर्वाइव. और उसके साथ non-feather dimensions like head and beak, so head length, head width, beak length, beak width, legs as we spoke about, कि जो non-feather parts है, जो हम लोग इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, पर उसका भी एक पीछे एक डेटा सेट तैयार हो रहा है कि हर एक बर्ड का इसको मॉर्फोमेट्रिक्स बोलते हैं, जो बेसिकली बॉडी के डायमेंशंस होते हैं. तो हर एक बर्ड का ये सबसे पहले होता है, और फिर हर एक बर्ड का एक प्लेट बनता है जिसमें एक विंग इंटैक्ट होता है, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी फेदर्स, सेकेंडरी फेदर्स, टेल फेदर्स और अलूलास. I'll explain this, I'll come to this.
ये नंबर्स भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्यों P10 से चालू होता है या क्यों P9 से चालू होता है और P1 से चालू नहीं होता है, और क्यों सेकेंडरी S1 से चालू होता है और S11 से चालू नहीं होता है. व्हाट इज द रीजन? But this is what we aim to create for each specimen. Then we go a little deep. I think this is not a very good example to show you, but हाँ, okay, वो पहले शुरू का example था. We also try to show the full wing extended, आगे से पीछे से, tail जिसमें possible है. जैसे जैसे हम लोग फेदर लाइब्रेरी इवॉल्व करते गए, मैं और मेरा को फाउंडर शर्विन, आइडियाज आने लगे, वैसे वैसे ऐड करते गए. तो इट्स नॉट हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है. तो जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, नए नए फेदर्स देखते हैं, वैसे वैसे हम लोग ऐड करते जाते हैं कि ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है. एंड देन यू हैव द डिटेल्स ऑफ ईच फेदर, आगे से, पीछे से, और उसका मैक्रो व्यू, और हर एक फेदर का डायमेंशन. ऑल दिस इज टेक्निकल, साइंटिफिकली द करेक्ट वे टू डॉक्यूमेंट फेदर्स. और ऐसा आप देख सकते हैं जैसे कि P10 से चालू करते हैं तो ग्रीन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, शेप बदलता जाता है, और हम लोग P1 तक पहुंचते हैं तब तक शेप कंप्लीटली बदल गया है. ये स्पेसिमेन मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगी, पर सेम चीज सेकेंडरीज, सेम चीज अलूला के लिए, और सेम चीज रेक्ट्राइसिस के लिए जो टेल फेदर्स है. ये सब हर एक बर्ड्स के लिए it is documented and it is available for everyone to see, to compare, to do research, to do whatever. So that was feather library in a nutshell. Okay, अभी वो जो नंबर्स मैंने आपको बोले कि क्यों प्राइमरी 9 से चालू होता है 1 तक, सेकेंडरी 1 से चालू होता है 7 तक, और रेक्ट्राइसिस जो सेंटर से चालू होता है बाहर तक. इट कुड हैव बीन द अदर वे, बट इट इज नॉट, एंड देयर इज अ वेरी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शो यू वन स्पेसिमेन जो मैंने अभी आपको दिखाया. पर हर एक बर्ड के विंग में अपने हाथ ले लीजिए. यहां से यहां तक एक बोन है, यहां से यहां तक दूसरा बोन है, और यहां पे ये है, हाथ है अपना, ठीक है, फिंगर्स है. बर्ड में ये जो बोन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, यहां पे. यहां से एल्बो से लेके रिस्ट तक का जो यहां पे जो फेदर्स होते हैं, दोज आर द सेकेंडरी फेदर्स. और ये इसके साथ जो फेदर्स कनेक्टेड होते हैं, दोज आर द प्राइमरी फेदर्स. सो दैट इज द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ what are primary feathers, what are secondary feathers, and this bone is inside the body at the back here. So bird का anatomy अलग अलग होता है. अगर so numbering system, okay, हाँ, so अगर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे मैंने जो पकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक एक बोन है, ठीक है, ये पेंटेड स्टॉर्क है. प्लीज अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे को बोलना, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा है. नहीं, इट्स विजिबल. सो यहाँ से यहाँ तक एक बोन है जो शोल्डर बोन है, जो बॉडी के अंदर होता है, जो ये बॉडी फेदर्स से कवर्ड होता है, ठीक है, फ्लैंक्स से, जिसको हम लोग फ्लैंक्स बोलते हैं. यहां से यहाँ के बीच में दूसरा बोन है. 2 बोन्स होते हैं यहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है.
ये बोन के साथ जो फेदर्स कनेक्टेड है, अगर आप ये मूवमेंट देख सकते हैं तो ठीक है, तो ये बोन के साथ जो फेदर्स कनेक्टेड है वो सेकेंडरी फेदर्स हैं. सो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सारे सेकेंडरी फेदर्स है, और ये रिस्ट के साथ जो फेदर्स कनेक्टेड है ये वो सारे प्राइमरी फेदर्स हैं. सो प्राइमरी फेदर्स वेरीज फ्रॉम 9 to 11. Generally they are 10, generally in most of the birds, but the way to figure out where primary ends and where secondary feathers begin is to do this. Okay, और ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये बहुत पुराना स्पेसिमेन है, तब मुझे एक्सटेंडेड विंग बनाना नहीं आता था, और तो मैं उसको ये दिखाने के लिए यूज करती हूँ, पर आई थिंक इट कम्स इन हैंडी. एंड आई एम ग्लैड कि वो पेंटेड स्टॉर्क है ये स्पेसिमेन, जो अच्छा नहीं है. Otherwise now the extended wings are quite neat. जैसे कि सब फ्लैट है एकदम दोनों साइड से, स्ट्रॉन्ग है, देयर इज नो मूवमेंट. मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं हिला रही हूँ इसको, देयर इज नो मूवमेंट, इट इज ड्राइड लाइक दिस. सो दिस इज अ गुड स्पेसिमेन फॉर एक्सटेंडेड विंग. दिस इज नॉट अ गुड स्पेसिमेन फॉर एक्सटेंडेड विंग. बट अगर आप जनरली 10 होते हैं, और हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी 10 होंगे, और पेंटेड स्टॉर्क में अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो मुझे अभी पता चला कि फेदर लाइब्रेरी में गलत है. आई accept it because I am learning, as I said, I am learning every day. So इसमें 11 प्राइमरी है. मैंने 10 सोच के 10 डाला है जो I have to change. So all these things are very new to science, the feather science, the bird science, because we have never seen birds like this. We have never tried to see in the detail. बहुत सा कौन फेदर निकला इसमें से, अगर आप देख सकते हैं तो ये डाउन फेदर है. अगर कवर्ड्स के नीचे देखेंगे तो ये डाउन फेदर्स है, दिख रहा है व्हाइट वाले, ये सॉफ्ट यस विजिबल विजिबल. साइड है तो इतना अच्छा नहीं है, पर हाँ, तो डाउन फेदर्स है, उसके ऊपर कंटूर फेदर्स है, और उससे ही कवर्ड्स भी बनते हैं. So yeah, now the reason for this numbering is the way a bird molts. सबको पता है molt क्या होता है? किसी को नहीं पता? Then please बोलिए तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं. Please explain, ma'am. Please. Okay. So जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन ईगल आउल का फेदर, ये जो फेदर है, ये टिप आप देख रहे हैं, तो ये हॉलो क्विल है, हॉलो है, इधर कुछ लाइफ नहीं है. So basically feathers are dead structures, they are not live, they are like our hair and nails. Okay, वही कंपाउंड से बना हुआ है. तो जब फेदर फुल्ली ग्रो हो जाता है स्किन में से, तब वो डेड हो जाता है. अगर आप ये फेदर देखेंगे तो यू कैन सी कि यूज होने की वजह से या जो भी हैंडलिंग की वजह से देर आर, नाउ दिस फेदर इज अ बिट डैमेज्ड. दिख रहा है ना? यस डैमेज दिख रहा है. Yes, yes. ठीक है. अभी जस्ट इमेजिन दिस ऑन अ बर्ड, और वेयर एंड टेयर की वजह से लेट्स से ये सेरेशंस डैमेज हो गए, ये फेदर डैमेज हो गया, तो ये फेदर हील नहीं हो सकता.
वो अभी हील नहीं कर सकता क्योंकि यहां से वो डेड है. इट्स लाइक अवर हेयर, वो हील नहीं हो सकता. तो वो बाल की तरह उसको नया उगाना पड़ता है. और हर एक बर्ड एटलीस्ट वंस अ ईयर, सम बर्ड्स ट्वाइस अ ईयर, एक साल में एक बार या एक साल में 2 बार, एक बार तो करता ही है हर एक बर्ड. या एक साल में 2 बार करता है. जो बर्ड ब्रीडिंग प्लूमेज में चेंज होते हैं और नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में चेंज होते हैं वो 2 बार करते हैं. अपने पूरे बॉडी के फेदर्स रिप्लेस कर देते हैं और उसको मोल्टिंग बोलते हैं. ये जो रिप्लेसमेंट साइकिल है उसको. अभी फ्लाइट फेदर में मोल्टिंग इज वेरी ट्रिकी बिकॉज अगर बर्ड उड़ नहीं सकता मोल्टिंग की वजह से तो वो प्रेडेशन का इजीली वो हो सकता है. तो इट मोल्ट्स 2 to 3 feathers एट द सेम टाइम. जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो 1 है प्राइमरी 1, सेकेंडरी 1, 2 है, 2 अभी आ रहा है, 3 नया आ रहा है, इसमें भी 3 नया आ रहा है, इसमें 4 नया आ रहा है, इसमें 4 अभी तक गिरा नहीं है. सो दिस इज द वे बर्ड सेंटर से, ये सेंटर से बाहर की ओर एक एक करके अपना फेदर्स चेंज करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट द नंबर P1 इज एट दिस जॉइंट वेर यू सी this joint between the primary and the secondary. प्राइमरी 1 2 3 4 यहां से शुरू होता है, सेकेंडरी 1 2 3 4 यहां से शुरू होता है. एंड दैट इज द नंबरिंग सिस्टम फॉर फेदर्स. अगर टेल की बात करते हैं तो मुझे टेल फेदर, जैसे कि ये वायर टेल स्वॉलो का स्पेसिमेन है तो इसमें ये फेदर मिसिंग है, नहीं है, वो स्पेसिमेन में ही नहीं था. सो वी डोंट नो. तो शायद बर्ड नया उगा रहा होगा वो और गिर गया होगा और डैमेज हो गया होगा, वी डोंट नो. बट ये स्पेसिमेन में देयर इज अ प्रूफ कि ये फेदर नहीं है, विच इज रेक्ट्राइस नंबर 2 ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है. सो इसमें जब मोल्टिंग चालू होता है तब सेंटर से चालू होते बाहर की ओर होता है. So that's why the number R1 is here and R5 is here. Rectrice is generally 5 to 6 on each side. That is 10 to 12 feathers. Generally होता है. Yellow footed green pigeon में 7 होते हैं तो 14 होते हैं. If I remember correctly, स्पॉटबिल डक में देर आर 9 रेक्ट्राइस एक साइड पे, तो 18 टेल फेदर्स है. तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप दिस डेटा कि कौन से बर्ड में कितने फेदर्स, उसका फ्लाइट का कैपेसिटी. शॉर्ट फ्लायर है तो कम फेदर्स होंगे, लॉन्ग फ्लायर है तो ज्यादा फेदर होंगे. जैसे कि पेंटेड स्टॉर्क है, हेवी बर्ड है तो उसमें 11 प्राइमरी है बिकॉज इट नीड्स मोर स्ट्रेंथ. एंड इट the discoveries keep on going on and on every single day. But I think these are the basics of feathers where we should start. And then I think the next step would be to talk about contour feathers, down feathers, phyloplumes, which we have not even looked, which is at the base of this somewhere hidden behind. All those things is still left for Indian birds. Just some technical details of a feather, of
for those who are interested that हर एक feather में rachis होता है, जो उसका technical term है, जो center का जो shaft होता है, जो जैसे कि ये feather है, उसमें ये part जो है जहां पे ये नहीं है, feather नहीं है, सिर्फ उसका शाफ्ट है, उसको कैलमस बोलते हैं। यहां से यहां तक का जो है उसको रेचिस बोलते हैं। ये जो है दोनों साइड उसको वेन्स बोलते हैं। हर एक वेन्स में अलग अलग बार्ब्स होते हैं जो इंटरलॉकिंग होते हैं, जिससे ये अगर मैं यहां से उसको ये खोल दूं और अगर मैं उसको ऐसे करके फिर से ज्वाइन कर लूं, लेट मी शो यू इन दिस, अगर मैं उसको खोल दूं, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे बार्ब्यूल्स हैं जो जिप की तरह काम करते हैं, तो इसको बर्ड प्रीन करके वापस जोड़ सकता है। So these are the microscopic details of each feather, which जो अलग अलग फेदर्स में अलग अलग होता है। इसमें जो ये फेदर में जो ये नीचे का ब्राउन पार्ट है, वो ये लूज फेदर्स है, जो हर एक फेदर के नीचे, फ्लाइट फेदर के नीचे होता है। ये वाला जो है, जो जिसमें ये जो बार्ब्स होते हैं वो लूज होते हैं, ये लॉक नहीं हो सकते, तो उसमें बार्ब्यूल्स नहीं होते। तो बार्ब, इसको ये सिंगल एलिमेंट को बार्ब बोलते हैं, उसके अंदर बार्ब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर नोड्स होते हैं। So it's a whole new science in itself which we are trying to discover. जैसे कि ये ब्राउन जो पार्ट, लूज पार्ट है, उसका अगर माइक्रोस्कोपिक इमेज आप लेंगे तो उसमें ऐसे नोड्स होते हैं जो हर एक स्पीशीज में अलग होता है, हर एक प्राइमरी टू सेकेंडरी में अलग अलग होता है, जो बदलता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे कम है, नीचे का जो लूज पार्ट है वो, जो आउटर मोस्ट फेदर है P10 इस केस में, और यहाँ पे देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा है जैसे जैसे, और अगर सेकेंडरीज देखेंगे तो उसमें और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग व्हिच वी आर नॉट गोइंग, और आई वुड से व्हिच we still have to do a lot of research on to get a firm answer. But yeah, so that is what Feather Library is in a nutshell. And the future plan is to create an extended specimen where what now we are thinking, the entire team of Feather Library along with NCBS, we have a museum here. So what we are thinking is to create an extended specimen, जो जिसमें बर्ड जैसा म्यूजियम में आपने देखा जो ये है वैसे नहीं होगा, एक विंग उसका एक्सटेंडेड होगा, तो आप फेदर डिटेल्स भी उसी स्पेसिमेन में देख सकते हैं। दूसरी विंग में से फेदर्स अलग होंगे, जिसमें आप इंडिविजुअल फेदर्स देख सकते हैं। उसका वही बर्ड का डीएनए होगा, वही बर्ड का गट फूड एनालिसिस, एक्टोपैरासाइट्स जो फेदर्स में होते हैं, फेदर फ्लाइज और जो भी है, उसका साउंड, उसका फोटो, और ये सब इकट्ठा होके अभी इस आज के जमाने में एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब हम लोग डिजिटाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन give back to science for the researchers to work on. So what we are simply doing is creating a database for the next generation to work on. And lastly, only one thing which I think is very special to Feather Library is that the workflow, जिसमें the first point is collaboration with rescue centers. Because rescue centers are the places, rescue centers जो होते हैं वहां पे जो birds survive नहीं कर सकते हैं, वो या तो हम दफना देते हैं, या तो जला देते हैं, या तो फेंक देते हैं। ये सब ये पूरे प्रेजेंटेशन में आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ एक रेस्क्यू सेंटर में जो बर्ड्स
सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उसमें से हमने डेटा सेट बनाया है। सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर पूरे इंडिया में, अहमदाबाद में। So the idea is to get together, and we have put some numbers, कि अगर हम लोग ये इंडिया वाइड अगर सोचते हैं, जो मेरा ड्रीम है, इंडिया के हर अलग अलग कोने में रेस्क्यू सेंटर से टाई अप करके टू मेक दिस डेटा सेट अवेलेबल फॉर ऑल। पिछले 6 महीने में एक रेस्क्यू सेंटर में 200 बर्ड्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, द इंजरी, पॉइजन, ट्रॉमा, बट नेचुरल cause, natural death, not hunted, not catched, not caught, nothing. Comes to the rescue center, there is a post-mortem report of the bird, of the reason why the bird has died. It's all on paper. सोचिए, एक साल में एक रेस्क्यू सेंटर में 500 बर्ड्स, तो 500 नए स्पेसिमेंस हम लोग तैयार कर सकते हैं। जो भी आता है, जो कॉमन बर्ड्स है वो ज्यादा आएंगे, रेयर बर्ड्स कम आएंगे, बट जो भी है, बट हम अगर 50 रेस्क्यू सेंटर अक्रॉस इंडिया सोचे, तो हम लोग एवरी ईयर 25,000 नए स्पेसिमेंस तैयार कर सकते हैं, एंड विच इज अ ह्यूज नंबर इन टूडेज डे, where because of the law, because of the इतने सारे there are so many aspects जिसकी वजह से नए स्पेसिमेंस नहीं बन रहे हैं, ऐसे स्पेसिमेंस नहीं बन रहे हैं जिसका कोई डेटा ही नहीं है। और if we just collaborate, the idea is to collaborate across India and create something which is nowhere there in the world. And yeah, that's it. So if anyone is more interested in reading more about feathers, scientific aspect of, like, I've not gotten into the scientific aspect, otherwise मैं कल सुबह तक बोलती ही रहूंगी। there won't be any stop, because हर एक स्पीशीज के लिए, हर एक स्पेसिमेन के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि वुडपेकर की टेल, फ्लेमिंगो का, फ्लेमिंगो के फ्लाइट फेदर्स ब्लैक होते हैं, बाय द वे, पिंक नहीं होते हैं, बिकॉज दे नीड द melanin, which is a stronger this pigment to fly, and all these things. There's a whole science of feathers which I'm not getting into. This was just an introduction about feather library, and yeah, so if anyone wants to do some more reading, these are the books which I go to every now and then for every question I have. And thank you so much. Yes, thank you, Isha, so much. If anyone has any queries or want to know more about, you may ask. Please unmute yourself and ask any question if you have, or if any queries if you have. सबसे तो हाँ, मैं उगले मैडम, पहले हेलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हेलो। तो आपने जो कलेक्शन किया है बर्ड जी। का, हर कोई बर्डर को लगता है कि मेरे पास भी कलेक्शन होना चाहिए, तो should every birder collect feathers legally? Is it It's not allowed. permissible? It's not legal. Yeah. The collection is not mine. The collection belongs to NCBS, and it belongs to Feather Library Charitable Trust. Personally, no one can have feathers. So अगर आप ये देखेंगे, जो मेरा स्पेसिमेन है, जो क्यूरेटेड स्पेसिमेन है, तो it has first NCBS on it. Only a museum can collect this, not, ये तो मैं presentation के लिए NCBS, मैं अभी बैंगलोर में हूँ तो I could show you all these, otherwise it belongs to NCBS and not me. I'm just doing the work. Yes. ईशा मैम, मेरा एक सवाल था। हाँ जी।
हम बहुत बार बर्डिंग के लिए बाहर जाते हैं। हाँ जी। तो opportunistically sometime we are sought to some melanistic birds like of sparrow, payas and other crows or babblers or bulbuls. ऐसा क्यों होता है? um it is just जो फेदर्स में पिगमेंट्स होते हैं, हम्म, जैसे कि ये फेदर है, तो यहाँ के पिगमेंट्स अलग है, यहाँ के पिगमेंट्स अलग है। फेदर कलरेशन का एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर दे सकती हूँ, विच टॉक्स अबाउट द पिगमेंट कलरेशन एंड द स्ट्रक्चरल कलरेशन। तो जो ये ग्रीन और ब्लू है वो पिगमेंट नहीं है, बट वो स्ट्रक्चरल कलरेशन है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पर ये जो पिगमेंटेशन है, जैसे कि जो ये ब्राउन बनाता है और जो ये ब्लैक बनाता है, ठीक है, अगर ये ब्राउन की जगह पे ये डिफॉर्मिटी की वजह से ये ब्लैक वाला पिगमेंट अगर यहाँ पे आ गया तो इट विल बी मेलेनिस्टिक। मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होता है, और अगर व्हाइट होता है तो इट विल बी अल्बिनिज्म, जहां पे पिगमेंट होता ही नहीं। अच्छा, तो दीज आर द टू पार्ट्स यानी in melanism and leucistic is totally different. different thing. One is over pigment, one is under pigment. Yes. Good. Next. Like ma'am, it is a keratosis type, increase Yes. or decrease, Pardon? like of increasing and decreasing type. कम हुआ हाँ. तो भी होता है, ज्यादा हुआ तो भी होता है। हाँ, अपने में भी होता है ना। अगर मेलेनिन अगर बढ़ जाता है तो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, अगर कम हो जाता है तो व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। हमारे में भी वही होता है। अच्छा मैम, इससे इस पिगमेंटेशन से उनके लाइफ स्पैन पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? नॉट उनके स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट हो सकता है, लाइक बिकॉज black is the melanin is the one of the strongest pigment for flight, strong flyers. So उनकी स्ट्रेंथ पे, फेदर स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट हो सकता है, फेदर्स ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, फॉल्ट बार्स आ सकते हैं फेदर्स में, वो सब डिफॉर्मिटीज हो सकती है। बट और बर्ड्स में तो ऐसा है कि लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स कि वी कांट unless and until it's a captive bird we can't really say anything about it. But हाँ, जैसे उनकी मेलेनिन की कमी की वजह से स्ट्रेंथ में, फेदर की स्ट्रेंथ में उसमें हो सकता है। So leucistic birds they have less feather strength than the melanistic. sure, thank you ma'am. Excuse me, ma'am. I had a question for you. Right now, based in Bangalore, and is there any opportunity to meet you, or is there any Yes. collection? The collection is here. Just come to NCBS. Just let me know. Connect me. My number Okay, ma'am. is on Feather Library website. If you go to Feather Library website, go to contact. My phone number is there. You can. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I'm all It here. would be a pleasure to meet you in person and talk to you more about. I mean, get an information and insight about the bird feather Trust me. more. And Looking trust, forward to meet you in person. and that's why I think this what we are storing in the museum is equally important, because I can't express the feeling when I'm touching this feathers owls. Exactly. वो अगर Yeah. वो नहीं हो सकता, and that's why we are keeping this into the museum for researchers, for students, for whoever wishes to use this as a future reference can do this. Thank you, ma'am. Thank you. Hope to see you in person soon. Sure. Yeah. Thank you so much. Yes, Yeah. sir. Raju, sir. Isha, let me congratulate you. It's a really beautiful presentation. Thank you, sir. I last at least 10 years I was thinking somebody should work on feathers, and I knew about this Ahmedabad thing, and now the good that it's having collaboration with NCBS. Yes. That's a great thing. And I had the opportunity to learn about
tylochronology from an Israeli scientist, and you just said something about fault bars, and Yes. I'm sure there will be someone who takes your basic study of the whatever you have already started Yeah. to that level, I the wish. tylochronology, I and wish. I'm sure we should put some PhDs and PhD students with your feather library being made available to researchers through NCBS or through BNHS or some collaborative projects in India. That will be a great That work. is my dream, sir, Okay. because when I went to Cornell and I was working with the head curator at Cornell, and he taught me all these techniques of drying the extended wing and making the round skins and everything. Uh, there is, there are so many questions. Which needs to be answered. For Yes. example, I mean, if I don't have answer too, right? For example, this wire-tailed swallow has a fork at the end of its wire, and Yes. how different this is from the wire of a barn swallow, or no one has studied on all these little things which Yes. makes the bird, right? We are still Right. stuck with the photography and all those things, but we Yeah. really need to get into all these things because it is so interesting once you go deep into it. And as I said, that this was just an introductory session because I could not cover, because I can talk Yeah. all night. Yeah. These are only Pakshimitras who like basic we try to cover. Yes, That's I good. can, about the Great. science of feathers I can talk all night. Yeah. Great talk. Great talk. Thank you so much, sir. Dr. Raju, Congratulations. Yeah. welcome. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Jain. I would Um, definitely get in touch with you, sir. Surely, I also have got that Feathers book you mentioned. I got a copy Ah, 10 years ago. Unfortunately, nobody could support me, okay. and I got the book on tylochronology also by the original author. So Okay. yeah, I got Definitely, both the sir. books. Yeah, ईशा sure, sure. मैम, राजू कसम्बे हमारे महाराष्ट्र पक्षी मित्र के चेयरमैन है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और राजू कसम्बे सर को महाराष्ट्र पक्षी मित्र आज ज्वाइन हो गए, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि कल उनको मुंबई में एक अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है तारू लालवानी एन्व्हायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड, जो कल फंक्शन हुआ ताज हॉटेल में. तो राजू कसंबे, आपलं महाराष्ट्र पक्षी मित्र तर्फे आणि आज जे लोक जॉईन झालेले आहेत वेबिनारला, त्यांच्यातर्फे आम्ही आपलं अभिनंदन करतो. पिंपळापुरे सर पण वाट बघत होते तुमची. कॉंग्रॅच्युलेशन, सर. सर, तुम्ही म्यूटवर आहात. राजू सर, तुम्ही म्यूटवर आहात. Thank you so much. And it was an excellent ceremony and in the Taj Hotel, and I was felicitated and got a beautiful silver salver they gave me, which I had never got something like this. Just want to share with all my Pakshi Mitras because Wow. they are, yeah, it's the inspiration from all the Pakshi Mitras and Congrats, sir. Congrats. that we work. Congratulations. And I started my journey with Dr. Jayant from Amravati. And so thank you all for. सर्वांतर्फे अभिनंदन पुन्हा एकदा. I am feeling proud. Thank you. We work together. And हमने साथ में कभी बर्ड वॉचिंग शुरू किया था 1996 में अमरावती yeah, में. yeah. So those days I can't forget. And now we are working with Pakshi Mitra and BNHS and doing so many collaborative things with a lot of organizations. And I'm happy to see a lot of things happening in India nowadays. And I'm a part of it. So और ईशा it's मैडम great. का और आगे भी अपने को वेबिनार रखना है. Isha has taken. Collaboration और कोई टॉपिक अगर मैम ने हमको टाइम दिया तो अभी बता देता हूँ मैं. ईशा ने अपना पक्षी Sir, मित्र का, pigments. जैसे Hello. शरद आपटे सर ने अपना पक्षी मित्र को बर्ड कॉल्स की तरफ लेके गए थे, एक आगे नया आयाम दिया था, वैसे ईशा ने अपने को एक टोटली न्यू फील्ड में इंट्रोड्यूस किया है, दैट बर्ड फेदर्स, द साइंस ऑफ बर्ड फेदर्स. Yes. ब्यूटीफुल, Thank you ब्यूटीफुल. so वी आर, ये बहुत अच्छी चीज है. Thank you so much, sir. Means a lot coming from you. Great. Yeah, please go ahead, Dr. Jay. Yes.
Yes. I formally acknowledge all the participants, all the attendees, and all the members of Maharashtra Pakshimitra. आपल्याला आज जुळलेले डॉक्टर राजू कसंबे मी यांचे अभिनंदन पण करते आणि महाराष्ट्र पक्षमित्राला एक चांगलं मार्गदर्शक म्हणूनही मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. आजच्या प्रोग्रामच्या ज्या प्रमुख वक्त्या होत्या ईशा मुंशी, स्पेशली एक्नॉलेज यू टू एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड ऑफ फिदर्स. आणि नक्कीच आम्हालाही आता कुठले रोड किल भेटेल तर आम्ही नक्कीच कम्युनिकेट करू. अगदी आता माझी त्यानंतर काहीच नाहीये त्याच्या काही करायला. आणि आपल्या महाराष्ट्र पक्षमित्राचे अध्यक्ष डॉक्टर जयंत फडतकर सर, मी यांचे पण आभार मानते. सर, यू हॅव गिव्ह अस अ गुड अपॉर्च्युनिटी की आम्ही एवढ्या चांगल्या अभ्यासक लोकांसोबत मिक्स होऊन राहिलो आहे, चर्चा करून राहिलो आहे, नवीन काही शिकायला भेटत आहे. अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ महाराष्ट्र पक्षमित्र. सो बिफोर एंडिंग दिस मीटिंग मी सर्वांना एक रिक्वेस्ट करू इच्छिते, जे लोक नवीन आहेत त्यांना महाराष्ट्र पक्षमित्राचे सभासद पद घ्यायचे असेल दे कॅन डू अ लाईफ मेंबर. आपल्या महाराष्ट्र पक्षमित्राची वेबसाईटवरती तुम्ही व्हिजिट करू शकता. तिथे तुम्ही सदस्य बनण्यासाठी एक फॉर्म आहे, तो तुम्ही फॉर्म फिल करा आणि फर्दर काही डिफिकल्टीज आले तर तुम्ही आम्हाला डॉक्टर बडकर सरांना कम्युनिकेट करू शकता आणि तुम्ही महाराष्ट्र पक्षमित्राचे सभासद होऊ शकता. त्यानंतर आपला हा जो वेबिनार होतो यानंतर ऑनवर्ड ही एकच लिंक यूज होणार आहे. तुम्हाला इनकेस जर लिंक भेटली नाही तर सेकंड आणि 4th वेनसडेला 7:30 तुम्ही सेम लिंक वरून जॉईन करू शकता. प्रत्येक बुधवारला एक नवीन वेबिनार राहील, नवीन टॉपिक राहील. या एवढेच मी थांबवते. मी अध्यक्ष डॉक्टर जयंत फडतकर सरांना रिक्वेस्ट करते की सर कन्क्लूड करून आपण ही मीटिंग थांबवू. Yes. Thanks to Isha ma'am and thanks to Chetna madam for coordinating and inviting to great personality and introduce our bird watchers with a new topic. मुझे लगता है कि आज नया टॉपिक, इसके पहले भी फेदर्स पे एक टॉपिक शरद आपटे सर ने लिया था, उसमें बेसिक कुछ फेदर्स के बारे में पता चला था और आज ईशा मैडम ने थोड़ा और आगे ले जाके बर्ड के फेदर्स क्या है इसके बारे में बर्ड वॉचर्स को जानकारी दी. मैं महाराष्ट्र पक्षमित्र की तरफ से ईशा मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ. चेतना मैडम ने आज उनको ढूंढ के हमारे सामने पेश किया, ऐसा बोलूंगा मैं, तो उसके लिए चेतना मैडम के भी आभार व्यक्त करता हूँ. आज जो सभी अनिल माड़ी सर थे, राजू कसंबे सर, पिंपलापुरे सर, राहुल बंजारी, अनंत पाटिल, बहुत सारे लोग थे, आभार व्यक्त करता हूँ. और मुझे लगता है कि टाइम बहुत हो गया, यहाँ पे अपन वेबिनार स्टॉप करते हैं. थँक्यू सर. थँक्यू ऑल.